नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों 23 जुलाई को आपके जो रीट का पेपर हुआ था तो रीट लेवल 1 का जो सुबह 10 बजे से पेपर था 23 जुलाई को, उसमें साइकोलॉजी के 25-30 प्रश्न लगभग इस वीडियो के माध्यम से हल कराने वाला हूं। पूरे 30 तो नहीं हैं बट यूँ मान लीजिए लगभग 25 के आसपास प्रश्न हैं जिनका हल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो स्मृति पर आधारित ये जो टेस्ट है, देखिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न अभी तक मिले हैं तो उसके आधार पर ये टेस्ट बनाया गया है। यहाँ पर साथियों पीडीएफ जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से वहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा यहाँ पर लेवल 1 का पेपर है तो लेवल 1 का तो पेपर है, लेवल 1 वाले ज़रूर देखें कि भाई आपने जो पेपर किया है उसमें आपने जो प्रश्न किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। लेकिन लेवल 2 वाले भी इस पेपर को ज़रूर देखें क्योंकि आपके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो साथियों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा आपके रीट लेवल 1 साइकोलॉजी के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। आपके एक प्रश्न आया था साथियों, यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ उत्तर वाले ऑप्शन में लिखूँगा क्योंकि सारे ऑप्शन तो यहाँ मिले नहीं हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो है विकास होता है। तो साथियों विकास के बारे में हमने कई बार पढ़ रखा है। उसमें एक आपके ऑप्शन था सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है क्योंकि विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है कि पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। जैसे पहले बालक किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का उपयोग करता है तो ये सामान्य उसका विकास है, लेकिन धीरे धीरे वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है साथियों। तो उसमें क्या आ गई विशिष्टता। अतः विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये वाला जो विकल्प था ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 हम यहाँ देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जिज्ञासा। अब देखिएगा और भी अन्य विकल्प थे लेकिन जिज्ञासा वाला विकल्प आपका सही आंसर माना जाएगा साथियों। इस प्रश्न में देखो क्रम से ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके क्रम से रहेंगे। पूरे 30 प्रश्नों को करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किस क्रम में क्रम इधर उधर हो सकता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन मिले हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन टाइप करके और आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता में कौन सा विकल्प सही रहेगा, जिज्ञासा वाला जो विकल्प था साथियों वो आपका इसका सही उत्तर रहेगा क्योंकि एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वह किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है, किसी भी चीज़ के प्रति उसकी जानने की इच्छा होती है। तो ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या रहेगा, जिज्ञासा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान। साथियों प्रश्न पूरा याद नहीं है लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न था और इसका जो सही उत्तर था वो था समस्या का तत्काल समाधान इसमें किया जाता है। तो मतलब क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है या क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, इस प्रकार का आपका प्रश्न हो सकता है। तो उसमें एक विकल्प आया था आपके समस्या का तत्काल समाधान करना, ये बिल्कुल आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा क्योंकि साथियों क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का तत्काल समाधान खोजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, आरटी 2009 के अनुसार एक सप्ताह में न्यूनतम शिक्षण कार्य घंटे हैं। साथियों इसमें आपके 45 वाला विकल्प सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है आरटी 2009 का दायरा कहता है, आरटी 2009 की जो धाराएं हैं उसके जो नियम हैं वो कहते हैं कि एक शिक्षक एक सप्ताह में, कितने सप्ताह में साथियों, एक सप्ताह में यहाँ पर न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा, तो न्यूनतम 45 घंटे कार्य करेगा। यहाँ पर 45 वाला जो विकल्प था आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में, वो ही आपका सही उत्तर है साथियों इस प्रश्न का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा थॉमसन के द्वारा ही बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया गया था साथियों। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ जो ये थॉमसन है यही आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित है छात्र या बच्चे पर। बिल्कुल ये जो विकल्प था आपके प्रश्न क्या था, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या आधारित है। तो किस पर आधारित होती है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, किस पर आधारित होता है साथियों, छात्र पर या फिर बच्चे पर आधारित होता है। क्योंकि हम जो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करते हैं, बाल केंद्रित का मतलब क्या हुआ, जिसमें बालक सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसमें जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है साथियों, वो किसके अनुसार बनाया जाता है, बच्चों को ध्यान में रख करके उस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो छात्र व बच्चे पर यह आधारित होता है, अतः ये वाला विकल्प आपके इस प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7, इसके तो विकल्प भी मुझे मिले हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है साक्षात्कार विधि, टीएटी विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि और साहचर्य परीक्षण। तो इनमें से जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ, देखो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियाँ होती है, यह व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती है। और अचेतन मन का अध्ययन करके उसके व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, उसके व्यवहार का निर्धारण किया जाता है साथियों। तो यहाँ जो प्रक्षेपी विधि वाला विकल्प है वो है आपके टीएटी, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कई बार मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी है। तो यहाँ सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें तो आपके 8वां प्रश्न है, किन्हीं दो के मध्य संघर्ष कहते हैं। तो किन्हीं दो के मध्य जो संघर्ष होता है साथियों, उसको द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्वंद्व के नाम से। एक चीज़ और ये है कि भाई ये द्वंद्व भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे परिहार परिहार द्वंद्व हो जाता है, जैसे उपागम उपागम द्वंद्व हो जाता है, जैसे उपागम परिहार द्वंद्व हो जाता है। तो ये द्वंद्व के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हमारी दोनों इच्छा हो दोनों को लेने की, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना पड़े तो उसको उपागम उपागम द्वंद्व कहेंगे। जिसमें दोनों की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा तो उसको परिहार परिहार द्वंद्व कहेंगे। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है। यहाँ पर साथियों द्वंद्व वाला जो आपके ये जो प्रश्न नंबर 8 मैंने लिख रखा है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है, एक बालक की शारीरिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। 12 वर्ष आंसर है इसका। कैसे होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो पता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस प्रकार हम बालक की बुद्धि लब्धि निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखो मानसिक आयु पूछी जा रही है, हमको पता नहीं है कि मानसिक आयु कितनी है, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी जो शारीरिक आयु है वो कितनी है, 16 है साथियों। और उसकी IQ कितनी आ रही है, 75 आ रही है। तो 16 छंगे कितने होते हैं, 96, मतलब 6.25 के आसपास यहाँ पर ये कट रहा है। तो 6.25 को किससे गुणा करें कि IQ कितनी आ जाए, 75 आ जाए साथियों। तो 2.5 को यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा IQ। तो देखो देखो हम किसको गुणा कर रहे हैं साथियों, 6.5 2.5 क्या सॉरी 6.25 को यदि हम 10 से गुणा करें तो ये तो 6200 ही रहेगी। 11 से करें तो 6600, 12 से करें तो 7200, लेकिन साथियों 6.25 है। अतः यहाँ पर आप 12 से गुणा कर लो तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी आप जो बालक की जो मानसिक आयु है उसको निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ 12 वर्ष इसका सही उत्तर रहेगा। एक चीज़ ये है कि भाई उसकी शारीरिक आयु तो दे ही रखी है और IQ कम है, 75 है, शारीरिक आयु 16 है, तो मानसिक कम आना ही आना है, तभी तो उसकी IQ कम है। तो इस चीज़ में भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र यहाँ पर किसने दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का, ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों बुद्धि लब्धि के सूत्र की अगर हम बात करें, विलियम स्टर्न ने सन 1912 में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु का सूत्र दिया, जिसमें 1916 में टर्मन ने इंटू 100 का प्रयोग करके इस सूत्र का बिल्कुल तरीका ही बदल दिया। तो साथियों टर्मन मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। साथियों एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी IQ की अगर हम बात करें तो उसकी IQ कितनी होती है, 140 होती है। 140 या इससे भी अधिक हो सकती है, या इससे भी अधिक हो सकती है। किसकी, प्रतिभाशाली बालक की, ऐसा टर्मन का मानना था साथियों। तो यहाँ पर जो
प्रतिभाशाली बालक है इनकी IQ कितनी रहेगी, 140 IQ रहेगी। प्रतिभाशाली बालक समायोजन जल्दी कर लेते हैं वातावरण के साथ। प्रतिभाशाली बालक अपना काम खुद करते हैं। प्रतिभाशाली बालक में चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये गुण प्रतिभाशाली बालकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पर 140 IQ वाला जो विकल्प है यही सही रहेगा। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहा है, चिंतनशील कक्ष में होता है, छात्र और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है। क्या होती है, छात्र और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है चिंतनशील कक्ष में। क्योंकि चिंतनशील, चिंतन करेंगे बच्चे चिंतन करेंगे, कब करेंगे, जब अध्यापक उनको कोई समस्या देगा। तो इसमें छात्र और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है साथियों, किसमें, चिंतनशील कक्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर, जो हमने बनाए हैं, मतलब जो हमने बच्चों से पूछ करके, बच्चों से जानकारी लेकर के इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, एक बालक पठन में, वर्तनी में, सामाजिक में कम अंक अर्जित करता है, गणित में वह सबसे अधिक अंक अर्जित करता है, वह लेखन कौशल में अच्छा है तो उसमें विकार है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर था वो था पठन या डिसलेक्सिया। कैसे रहेगा, क्योंकि पठन में वो क्या है साथियों, कम अंक अर्जित कर रहा है, और पठन में यदि कम अंक अर्जित कर रहा है तो मतलब पठन संबंधी विकार रहेगा उसका। ठीक है, जबकि वह लेखन कौशल में अच्छा है, गणित में भी अधिक अंक कर ला रहा है साथियों, लेकिन पढ़ने में उसको कठिनाई आ रही है, तो इसी को पठन या डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न नंबर 14 क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो साथियों सीखने से संबंधित ये जो कथन कहा गया है ये B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, B.F. स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया है कि सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये कथन ही बताना था आपको, जो अधिगम से संबंधित कथन है, और किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 15 है, अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। प्रश्न पूछना, अनुकरण करना, टॉय एज और प्री गैंग एज। तो एक चीज़ ये है कि मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था साथियों रीट एग्ज़ाम के बाद में, तो उस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको आंसर बताया था साथियों, कौन सा बताया था, टॉय एज आंसर बताया था। लेकिन देखो वहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें आई थी उसमें सिर्फ ये था कि चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, तो चाइल्डहुड की विशेषता टॉय एज नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये आंसर बताया। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड की बात की जा रही है, तो साथियों अर्ली चाइल्डहुड में बालक खिलौनों से भी खेलता है, प्रश्न भी पूछता है, अनुकरण भी करता है, लेकिन प्री गैंग एज इसको नहीं कहा जाता है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है, प्रकृति और पोषण विवाद संबंधित है। तो साथियों प्रकृति और पोषण जो विवाद है यह इनमें से किससे संबंधित है, आनुवंशिकता व पर्यावरण से संबंधित है। प्रकृति का संबंध आनुवंशिकता से है और पोषण का संबंध पर्यावरण से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होता है। तो साथियों परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप क्या होता है, विकास होता है। तो ये ऑप्शन विकास व वृद्धि होते हैं, ऐसा भी हो सकता था, मतलब जहाँ तक सुनाई मारा है कि ऐसा ऑप्शन था, लेकिन इसमें जो सही आंसर माना जाएगा वो रहेगा विकास, क्योंकि परिपक्वता हमें आती है, मैच्योरिटी आती है, अनुभव हमें मिलता है, उसके फलस्वरूप हम में जो परिवर्तन होता है साथियों उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। तो विकास वाला विकल्प आपके इस प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो उत्तर था इसका B.S. ब्लूम। साथियों बेंजामिन ब्लूम ने कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है, अतः अधिगम सिद्धांत से संबंधित इनमें से कौन से नहीं है, ब्लूम नहीं है। क्लियर है ये भी प्रश्न सभी के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न 19 से सृजनात्मकता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता का संबंध किससे बताना होगा साथियों, सृजनात्मकता का संबंध बताओगे आप अपसारी चिंतन से। किससे बताओगे, अपसारी चिंतन से, क्योंकि सृजनात्मकता में हम किसी भी जो चीज़ हमारे सामने होती है उसमें उस चीज़ की जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसके अलग अलग तरीके से हल खोजते हैं। तो सृजनात्मकता ये अपसारी चिंतन से ही संबंधित है। तो साथियों यहाँ अपसारी चिंतन वाला विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधा प्रदाता की होती है। साथियों बच्चों को आप सुविधा प्रदान करने का कार्य करेंगे, कौन, अध्यापक, ऐसा NCF 2005 का मानना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वां प्रश्न है, मिलान कीजिए
सिफेलोकोडल सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से परिधि की ओर, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इनमें आपको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है साथियों, गलत है, ये आपको देखना है। तो देखो सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ इन विकल्पों को हमने देखा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में ही संशय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 ही क्वेश्चन मिले, सॉरी मुझे 22 के 21 ही क्वेश्चन मिले मुझे साइकोलॉजी के। अगर आपको इनके अलावा कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ कर जाइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।